दोस्तों, राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पे हैं। और आपने गौर किया होगा, जो लोग भी राहुल गांधी को फॉलो करते हैं या न्यूज़ वाले या प्रिंट मीडिया वाले, जो भी हैं, प्रिंट मीडिया से ज़्यादा उम्मीद नहीं करता मैं, लेकिन जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं या सोशल मीडिया पे ज़्यादा लोग अगर ध्यान रखते हो, तो राहुल गांधी कभी भी चुनाव के पहले या चुनाव के बाद वो ज़रूर किसी न किसी, चाहे यूके का दौरा करते हों या यूएस का दौरा करते हैं, और उसके साथ ही एक नैरेटिव सेट किया जाता है देश में। अब वो किस लिए जाते हैं, किस लिए नहीं जाते हैं, वो तो जो देश की गवर्नमेंट है या जितने भी भारत सरकार की जो सुरक्षा एजेंसी है, उनको जानना चाहिए कि भाई चुनाव के पहले या चुनाव के बाद ही क्यों जाते हैं। अब कई लोग उसमें होते हैं कि बताते हैं कि फंड का भी हो सकता है, लेकिन मेरे पास इसकी कोई जानकारी है नहीं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं एज ए, जो बोल सकते हैं, जो एनालिसिस करते हैं या इन चीज़ों पे अपना विश्लेषण करते हैं, तो हमारे पास कोई खबर तो है नहीं कि राहुल गांधी वहाँ किसके साथ मिले या पीएम मोदी के साथ और किस राष्ट्राध्यक्ष के साथ क्या बात हुई। हम तो जो स्टेटमेंट्स आता है, उसके बाद बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसके बाद चीज़ों में कैसे बदलाव आता है, उसको देख के हम एक सामूहिक तरह से हम उसका आकलन करते हैं और वो निष्कर्ष निकालते हैं। मेरा निष्कर्ष गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि राहुल गांधी जो है, जब भी चुनाव होता है, चुनाव के पहले, चुनाव के बाद वो भारत से बाहर जाते हैं। आखिर इसका कारण क्या है? तो अब ये सरकार को ढूंढना चाहिए, लेकिन अभी वो देखिए, हरियाणा में चुनाव है और राहुल गांधी निकल पड़े यूएस के दौरे पे। और यूएस के दौरे में आप देखते हैं, जब भी वो किसी यूनिवर्सिटी में या किसी बच्चों के साथ वो मतलब बातचीत करते हैं या उसको ऐसे दिखाया जाता है कि कितने बड़े यूनिवर्सिटी में उनका भाषण चल रहा है, चाहे वो 100-200 लड़के बैठे। तो सबसे पहले मैं इस मुद्दे पे आपको बता दूं कि कोई भी इंडिया छोड़कर भारत के जितने भी बड़े कंट्री हैं जो अपने को विकसित देश बोलते हैं, वहां पे ज्यादातर जो यूनिवर्सिटी जहां पे राहुल गांधी ने भाषण दिया वो सब प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि प्रिंसिपल आप देखते होंगे, बड़े बड़े स्टार लोगों को भी बुला लेते हैं। आप इंडिया में देखिए, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। इंडिया में जितने भी आप देखते होंगे जो प्राइवेट बड़े बड़े कॉलेजेज हैं, इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, उसमें बड़े बड़े स्टार को या ऐसे लोगों को जो सोशल मीडिया को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको बुलाया जाता है। अब स्टार ने कहाँ से पढ़ाई की है, किस सब्जेक्ट को उनका डेप्थ नॉलेज है। लेकिन जो बच्चे होते हैं उनमें क्यूरियोसिटी होती है कि अरे यार, इस स्टार आएगा तो हम अपने फैमिली में बता सकते हैं कि ये बड़ा सा स्टार हमारे यहाँ आया था स्कूल में और इसका स्पीच चला था, मोटिवेशनल स्पीच जो भी है। अब मान लीजिए कि कोई भी एक्टर है, वो एक्टिंग करता है उसको सॉरी उसको इतने बड़े ज्ञान कहाँ से मिल जाते हैं कि जो इंटरनेशनल स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ज्ञान दे सके। पॉलिटिशियन को मान सकता हूँ कि वो बाद में सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, उसको जानने का प्रयास करते हैं। वैसे नहीं कि जितने भी जो राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं और एक्टर हैं, वो लोग क्या करेंगे, वीडियो बनाते समय अपने घर में इतने बुक्स रहते, वो कभी जिंदगी में वो बुक्स भी नहीं पढ़ते। बस वो थोक के भाव में, कहीं रद्दी के भाव में जाते होंगे और 50,000 का बुक उठा के रख देते और लोगों को दिखाएंगे, देखिए मैंने ये पढ़ा, वो पढ़ा। कौन पूछने जा रहा है आपको? कोई एग्जाम थोड़े ना चल रहा है ये कोई पूछ के बताएगा ये आप उसमें से कौन सा किताब पढ़े, उसमें क्या है। लेकिन एक्टर तो एक्टर है। आप देखिए, अपने यहाँ शाहरुख खान से देखिए, हर लोग इंटेलेक्चुअल समझ आता है, तो ये एक अलग इशू है। ऐसे ही फॉरेन में ज्यादातर यूनिवर्सिटी जो है वो प्राइवेट है। तो अब ऐसे चीजों को मैनेज करने के लिए जिसके पास अपना फॉरेन में उनकी अपनी, बोल सकते हैं कि अपना सेटिंग होती है या उनका अपना कैडर होता है, वो मैनेज करते हैं और यूनिवर्सिटी में वो भाषण कराते हैं और सेमिनार कराते हैं। और वहाँ पे यूएस में आपको पता है कि ओवरसीज में सैम पित्रोदा जो है, सैम अंकल, उनका अपना वर्चस्व है। तो अब राहुल गांधी फिर गए हैं। कांग्रेस की जो लोग हैं वो तो ऐसे ही मानते हैं उनको कि बहुत ज्यादा ज्ञानी है, बहुत ज्यादा मतलब अच्छा बोलते हैं। और एक सबसे बड़ी बात है ना कि कुछ ही दिन में, ज्यादा दिन की बात नहीं है, कुछ ही दिन में वो जननायक भी हो गए। मैंने, वो ऐसे दिखाएंगे उनको कि कहीं मैकेनिक का काम कर रहे हैं, कहीं किसान के साथ काम कर रहे हैं।
मेरा ऐसा मानना है कि जो राहुल गांधी के सलाहकार होंगे या राहुल गांधी का, आप देखिए 3 साल 3 टर्म हो गया इलेक्शन और वो 100 को क्रॉस कर नहीं कर, फिर भी वो इसको बड़ा जीत मानते हैं। इस पे मैं वीडियो बना चुका हूं, तो इस पे हम बनाएंगे नहीं अभी। तो आप उसको जीत मानते हैं, लेकिन अगर सही में कोई व्यक्ति अगर सलाहकार होता तो वो देता कि आप मुद्दों पर इनको घेरो, बेकार के मुद्दे उठा के उससे से बहस करने से, यही नहीं कि पॉलिसी है तो वहां पे ये पॉलिसी गलत है, इससे तो देश का नुकसान हो रहा है, या इससे अच्छा हम पॉलिसी लेके आ सकते थे। लेकिन आप ऐसे मुद्दों को, जो कि आम जनता, एक वर्ग आपको सपोर्ट कर सकता है, और जितना आप मिल के सपोर्ट पाए, मैं राहुल गांधी की बात कह रहा हूं, तो 99 सीट पे आए। सपोज करो अगर इन आपस में टूट पड़ जाए तो ये 99 कब 50 में चली जाएगी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप जहां मेहनत करना चाहिए वो मेहनत नहीं करा, आप टेम्पोररी मतलब फायदे के लिए वो सब नैरेटिव में लगे पड़े हो जो कि करना नहीं चाहिए, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म में फायदा नहीं हो। लेकिन हर टेम्परेरी फायदे के लिए आप जाते हो और उसका टेम्परेरी आपको फायदा होता भी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका जमीन नहीं बन रहा है। आप अगर समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन उठा लिए तो यूपी में आज भी वो कहीं नहीं है, ऐसे ही बिहार में कहीं नहीं है, महाराष्ट्र में मैं बोल सकता हूं कि हाँ उनका कुछ तो है, कांग्रेस को लोग वोट दे सकते हैं। लेकिन ऐसे जहां पे जो बोल सकते हैं कि जो आप बंगाल से बिल्कुल तरह साफ हो गए, मतलब ढूंढना पड़ेगा मुझे तो लग रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपका मतलब बोलते हैं मतलब दूरदृष्टिता जो होती है वो वहां पे कहीं ना कहीं आपको फेल दिखाई। अब ये राहुल गांधी गए वहां पे, अब आपको बता देता हूं उनके बारे में। वर्जीनिया के हंटरडन में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस से जुड़े लोगों से संबोधित करते हुए कांग्रेस के नेता कई मुद्दों पर विस्तार से बात, और अब बात करने का कोई अपना विजन प्रस्तुत नहीं करते कि भाई देश में ये चीज गड़बड़ हो रहा है तो मैं ऐसा करूंगा। उनका भाषण सुनिए, उन्होंने बोला कि बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी ने काफी डर फैलाया था, एजेंसियों का दबाव लगातार छोटे व्यवसायों पर डाला गया, लेकिन चुनाव के बाद ये सब गायब हो गए, मतलब 2024 के बाद जीत गए हैं, इनको 300 से ऊपर सीट आ गई है। जिस डर को फैलाने में इतने साल लग गए, पल भर में सब खत्म हो गया। पल भर में मतलब 15 साल में खत्म हो गया। 10 साल तो राज किए और ये 11वां साल चल रहा है, तो ये पल भर है उनके लिए 10 साल। मैं तो अब जब भी सांसद में पीएम मोदी को देखता हूं तो कह सकता हूं कि 56 इंच का सीना, ईश्वर से सीधा संबंध होने के अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब वो झुक के चलते हैं ऐसा सब बोल रहे थे, इतिहास बन के रह गया। तो उन्होंने बोला कि वो मोदी मेरे को डर के जाते हैं, झुक के चलते हैं, ऐसा उन्होंने उन्होंने आगे बोला। आप देखिए कि राहुल गांधी ने अपने संबोधन में इस बात पे भी जिक्र किया कि चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के बैंक अकाउंट सील कर दिए गए। इस बारे में उन्होंने बताया कि चुनाव से 3 महीने पहले हमारे सारे बैंक खाते सील कर दिए गए। तो ये उन्होंने राहुल गांधी, अब पहली बात जो उन्होंने बोला कि जब मैं संसद में जाता हूं तो नरेंद्र मोदी डर जाते हैं। आप याद करिए उस दरमियान में जाइए कि एक तो बोलते हैं कि डेमोक्रेसी, इसी में बता देता हूं कि डेमोक्रेसी खतरे में। जिस देश के प्रधानमंत्री को आप संसद के अंदर बोल सकते हो कि जनता पकड़ के आपको आपके डंडे मारेगी, और आप इसमें दो चीजें, एक तो आपको बोलने की आजादी है संसद के अंदर प्रधानमंत्री के सामने, और फिर भी कुछ नहीं होता, तो अब इससे ज्यादा डेमोक्रेसी क्या चाहिए। दूसरा, आप बोलते हो कि जो बीजेपी के लोग हैं वो लोग गलत तरीके से बात करते हैं, इतने बड़े नेता को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो राहुल गांधी तो कोई छोटा नेता आप हो नहीं, आप इतने बड़े लीडर होके और इस तरह के भाषा देश के प्रधानमंत्री के लिए, वो भी पार्लियामेंट के अंदर करते हैं। तो दो चीजें, और तीसरा उससे क्या फर्क क्या पड़ा, आपने बोला तो उससे क्या फर्क पड़ गया। नरेंद्र मोदी ने, मैं आज भी बोलता हूं कि नरेंद्र मोदी जो चाह रहे हैं वही कर रहे हैं। आपने बोला कि अब 240 सीट आ गया तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे, यूसीसी पे बिल भी लेके, वक्फ बोर्ड पे बिल लेके आया, और वक्फ बोर्ड का बिल जो है, आप बोल रहे हैं कि अरे वो घबरा के सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया। आप देखिएगा, क्योंकि अभी राज्यसभा में उनके जो, अब मतलब पहले राज्यसभा में उनका मेंबर कम थे, उनको बोल सकते हैं कि उनका पास कराने के लिए बहुमत नहीं थी, आज बहुमत आ गया उनको, वो पास जरूर कराए। ऐसे ही यूसीसी आप देखिए हर स्टेट में हो रहा है,
और उस पे बोल चुके हैं प्रधानमंत्री, और वो भी 2024 के चुनाव के रिजल्ट आने के बाद बोले हैं, तो देखिए फिर होगा वही। तो ये सारे चीज आपके सामने होगा, आप देखते रहोगे। अभी आप देखिए आसाम में इनडायरेक्टली एनआरसी के लिए बात किया हेमंत बिश्व शर्मा ने कि जो लोग आ रहे हैं, जो उनको पहले ये चेक हुआ कि एनआरसी के तहत आ रहे हैं कि नहीं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे, यूपी में भी आप देख लीजिए कि नजूल की जमीन पे चल रहा है, वो भी सिलेक्ट कमेटी में गया, वो भी पास हुआ है। तो नरेंद्र मोदी जो चाहते हैं वही करें। और इस पे एक भी बता दिए, कोई भी बयान इधर उधर कर दे, चाहे वो गठबंधन की सरकार हो और उनके नेता लोग, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी भी अस्तित्व तो अपने खतरे में है। ऐसा नहीं कि वो अकेले जीत जाएंगे, चाहे वो नीतीश कुमार हो चाहे कोई हो। आज चंद्रबाबू नायडू जानते हैं कि कितने साल वो सत्ता से बाहर अपने जीवन को बिताए हैं, तो रिस्क उठाना ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल नरेंद्र मोदी को ही सब देखना है, उन लोगों को भी सोचना है। नरेंद्र मोदी 3 बार प्रधानमंत्री बन गए, अब उनको देखना है कि उनको अपनी सरकार चलानी है कि नहीं चलानी है, बाकी को छोड़ दो आप। तो कहीं ना कहीं ये बात है कि आप जो बोले कि एक तो नरेंद्र मोदी वो मतलब मजबूर प्रधानमंत्री हैं बैसाखी के बलबूते, तो वो बात नहीं। 60 सीट कम होने से कोई हारा हुआ नहीं हो सकता, और 50 सीट बढ़ जाने से, 40 सीट बढ़ जाने से कोई जीता हुआ नहीं हो सकता। मेन बात है कि एनडीए की पूरी सरकार जो है नरेंद्र मोदी के फेस पे चुनाव लड़ी है, वही जीत के आई। तो यही सच्चाई है, और नरेंद्र मोदी आज तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री है। तो ये आपका तीनों बातों मैंने आपको सिलसिलेवार साबित कर दिया कि वो डरे नहीं है, ना किसी से डरते हैं, और ना किसी तरह के उनके व्यक्तित्व में कोई बदलाव आया है। और ना देख लीजिए कि भी किसी भी स्टेट में अगर बुलडोजर चल रहा है तो कहीं पे रोक लगा क्या? आप देख सकते हैं अभी का गुजरात में जो गणेश पंडाल पे पथराव हुआ था, उनके घरों पर बुलडोजर चल गए, उनको उन्होंने बोला था सुबह तक हम पकड़ लेंगे, उन्होंने पकड़ लिया। तो ये क्या दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी के बिना ग्रीन सिग्नल दिए हुए लोग कुछ भी कर सकते हैं, जो स्टेट के छत्रप हैं या बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री नहीं। मैं आज के टाइम में नरेंद्र मोदी को जियो पॉलिटिक्स भी देखना है, तो वो अपना काम कर रहे हैं और स्टेट में अपना काम कर रहे हैं। तो ये आपका पहला चीज का जवाब। दूसरा, जो खाता की बात बोला था, वो खाता ऐसा है कि खाता के कुछ पैसे पे उन्होंने रोक लगाया था, ऐसा नहीं कि पूरा खाता सीज कर दिया था। तो ये भी बात उस पर कई बार लोगों ने, बीजेपी वालों ने भी जवाब दे चुके हैं, तो ये कोई बड़ा बात नहीं। आगे वो बोलते हैं कि देश में नफरत की राजनीति का माहौल है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के जरिए मोहब्बत और भाईचारे की राजनीति शुरू हुई। मतलब वो बता रहे हैं कि जब वो भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद उनको बहुत फायदा हुआ। तो आप देखिए भारत जोड़ो यात्रा के बाद कहाँ कहाँ चुनाव हुआ, 3 स्टेट में चुनाव हुआ, तीनों जो स्टेट वो हार गए, कहीं नहीं जीते हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। और आप बोल सकते हैं तो लबालब बोलिए तो तीनों जगह उनकी सरकार थी। मध्य प्रदेश में मान लिया टूट के बीजेपी की सरकार होती, लेकिन छत्तीसगढ़ राजस्थान में तो नहीं की सरकार थी, लेकिन उसके बावजूद भी हार गए। अब इनकी चौथी जो बात होती है कि ये बोल रहे हैं कि जो हमेशा से वो चाइना की तारीफ करते रहे हैं कि चाइना रोजगार की समस्या देखने को नहीं मिलती है, और हर चीज जो चीनी मेड है वो सामान, चाहे कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक सामान उठा लो। तो ये क्या नरेंद्र 2014 के बाद हुआ है? ऐसा तो नहीं कि 2014 के बाद हुआ है। आप जाइए, संतोष रेडियो कहाँ से मिलता था? मुझे लग रहा है 80s 90s की बात होगी, सॉरी 88 और 90s के बीच में संतोष रेडियो आप जाइए, बिहार में हर जगह मिलता था। वो कहाँ का माल था? संतोष नाम था, जब चाइना का सामान था। जो आप जो अच्छे अच्छे ब्रांड के जो रेडियो महंगे मिलते थे, वो उससे कम से कम 3 टाइम्स सस्ते में मिल जाते थे, लोग खरीदते थे। और जो वीसीआर वीसीपी होते थे पहले, वो वीएचएस वाले आता था, तो वो सब जो नेशनल के वो सब बाहर से आते थे, वो महंगे होते थे, लेकिन वही चाइना का माल आने लगा, 4-5 हजार में मिलने लगा। तो कहने का मतलब ये आज का समस्या नहीं है, बहुत पहले की समस्या है, और आपकी सरकार की समस्या है। जैसे कि इनको पता नहीं चलता कि एक बोलते हैं ना कि आदमी अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारता है। आपने पिक्चर देखी होगी जवान, उसमें शाहरुख खान के जो वीडियो था, एक मैसेज अंत में देता है शाहरुख खान, कांग्रेस वाले खूब चलाए, लेकिन ये उनके दिमाग में नहीं, उन्होंने देखा है कि देखो सरकार में कैसे मतलब
सरकार के खिलाफ उन्होंने दिखाया कि बीजेपी सरकार है। लेकिन जो घोटाला दिखाया गया, वो तो जब यंग था शाहरुख खान, तब का वो आर्म्स में घोटाला दिखाया गया। तो मान लीजिए अभी का शाहरुख खान के बाप के टाइम में घोटाला हुआ तो कम से टाइम होगा, मेरे पिताजी के टाइम में हो तो उसमें कांग्रेस की सरकार होगी। तो ये सब चीज जो है ना, ये कांग्रेस के लोग देखते ही नहीं है, और इसलिए कई ऐसे बड़े बड़े प्रवक्ता हैं जिनके जो ट्वीट होते हैं, जो एक्स पे पोस्ट होते हैं, उनको डिलीट करना पड़ता है, क्योंकि बिना सोचे समझे वो रीट्वीट कर देते हैं या रिपोस्ट कर देते हैं, और उसके बाद जब उनको पता चलता है तो उनको उसको डिलीट करना पड़ता है। तो इसी तरह का माहौल चल रहा है। अब कोई लोग बोले कि मैं राहुल गांधी का विरोधी हूं, ऐसा है ही नहीं। मैं कई मामलों में नरेंद्र मोदी को भी समर्थन नहीं करता, कई मामलों में हाँ ये बोल सकते हैं कि राहुल गांधी का ज्यादा समर्थन। देखिए, देश में सब लोग मानते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष होना चाहिए, लेकिन देखिए एक वेक कमेंट करके, एक वेक नैरेटिव चलाकर आप ना तो देश का भला कर रहे हो ना खुद का। देश का भला इसलिए नहीं कर रहे हो कि एक अच्छे विपक्ष का जो रूल होना चाहिए वो नहीं कर रहे हो, और अपना भला भी नहीं करोगे। आप स्ट्रांग नहीं होगे तो कभी ऐसा डर नहीं लगेगा बीजेपी को कि इनकी भी सरकार आ सकती है। अब 99 से कोई ऐसा कोई इतना आपने जीत हासिल की, तब आप 52 से 99 पे चले गए। मतलब आप मानते हो, आप खुद मानते हो कि अब इससे ज्यादा उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं हो सकता। तो आप सोचो कि आप अपने जीवन में, राहुल गांधी को मैं बोल रहा हूं कि 10 साल और निकल जाएंगे, आप 150 को क्रॉस नहीं कर पाओगे। आप तो सरकार बनाओगे कैसे? आपको अपना विजन प्रस्तुत करना पड़ेगा जनता के सामने, उसको कन्विंस करना पड़ेगा कि मेरी सरकार आएगी तो मैं इस तरीके से करूंगा, और मान लो उसको फॉलो भी कर रहे हो लोग, तो आप बोल सकते हो कि मेरा विजन है। तो मेरा मानना है कि राहुल गांधी को एक ऐसी पॉलिटिक्स करना चाहिए जो देश के हित में हो, और उन पे इस तरह का आरोप न लगे कि उनके जो जो भी उनकी कदम होते हैं उसको पाकिस्तान में चलाया जाता है, या भारत के बाहर जो भारत के विरोधी तत्व हैं वो लोग उसको बहुत ज्यादा बोल सकते हैं कि मतलब नैरेटिव चलाते हैं, उसको ज्यादा घुमाते हैं, जिससे भारत में उनकी छवि खराब हो जाती है। तो इन चीजों से मेरा एक आग्रह है कि उससे बाहर निकलना चाहिए। सही मुद्दों को, कैसे आपका विजन है, कैसे आप देश में रोजगार ला सकते हो, कैसे, देखो जातीय जनगणना मंडल आयोग कुछ दिन में, आज ये सब मतलब बोलते हैं कि बुलबुले होते हैं, खत्म हो जाएंगे, उसके बाद ऐसे नेता भी गायब हो जाएंगे। आज के टाइम में कोई भी व्यक्ति में इतना नहीं है, एक मतलब छोटा सा वर्ग हो सकता है जो इस जातीय जनगणना से प्रभावित हो सकता है या ज्यादा उसे इन्फ्लुएंस हो सकता है, लेकिन आज के टाइम में जो पढ़े पढ़ा समाज है उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दीपक चौरसिया का मैं देख रहा था, बोल रहे मैं भी ओबीसी से आता हूँ, मेरे को इससे कोई उतना सरोकार नहीं। कहने का क्या मतलब है कि आप ऐसे मुद्दे लेके जाओ जिससे कि किसी भी तबके में इस बात की आशा हो कि आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं। जैसे कि मोदी जी कैसे आए, उन्होंने बोला कि अब आएगा, मतलब मोदी सरकार तो सबके दिन अच्छे हो जाए, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो उन्होंने एक सपना को बेचा, या बोल सकते हैं सपना लोगों के दिमाग में डाला, लोगों ने उसे विश्वास किया। आप भी करो कि हम लेके आएंगे अच्छे दिन, और कुछ ऐसे नैरेटिव सेट करो जिससे कि आपके प्रति लोगों का विश्वास बढ़े। तो ये मेरा कहना था, क्योंकि देखिए एंड ऑफ द डे क्या होता है, विपक्ष को मजबूत होना ही चाहिए। तो इसलिए राहुल गांधी को जो भी सलाह दे रहे हैं, राहुल गांधी को खुद भी सोचना चाहिए कि उनको कौन सा नैरेटिव है जो दूरगामी उनके लिए साबित होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, लाइक और शेयर जरूर करिए दोस्तों के साथ। आज के अंक में इतना ही।